फिर इसका लक्ष्य है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त कर देना। इसका जो लक्ष्य है 2047 तक सिकल सेल को समाप्त कर देना, मतलब 2047 तक पूर्णतः समाप्त कर देना इनका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो इसके लिए कोई योजना चला रहा है। मतलब मध्य प्रदेश सिकल सेल स्क्रीनिंग देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। सर एमपी के अलावा ये बीमारी हो नहीं होती क्या सिकल सेल? एमपी के अलावा सभी राज्यों में चल रही है योजना, लेकिन इसमें स्क्रीनिंग मतलब जांच करने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एमपी समय सबसे ज़्यादा होता। मतलब 7 लाख के करीब ये लोग हर वर्ष का लक्ष्य रखे हुए हैं कि 7 लाख से अधिक लोगों का यहाँ पर वो करना है, क्या, जांच करनी है। ठीक है। अब पीएससी में पिछले वर्ष पीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके उत्तर आप लोग दीजिएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2023 में, 1 जून 2023 में, 15 अगस्त 2023 या 1 जुलाई 2022? कब हुआ था? 1 जुलाई 2023 को। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक इसको समाप्त कर देना है? 2047 तक अपन खुद समाप्त हो जाएं तो एनीमिया क्यों नहीं होगा। फिर आगे 2025 सिकल सेल एनीमिया का राज्य स्तरीय प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख लें। 19 जून 2025 को सिकल सेल एनीमिया राज्य स्तरीय प्रोग्राम बड़वानी में आयोजित किया गया। बड़वानी में सिकल सेल स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया 19 जून 2025 में। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ आयोजित किया गया था? बड़वानी। हेलो? बड़वानी में, बड़वानी जिला। अब आगे अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा, एक मिनट, ये मध्य प्रदेश की नहीं है ये योजना, एक मिनट रुकिएगा। धरती आबा योजना फेमस तो है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की नहीं है, झारखंड की है। हजारीबाग से शुरू हुई है, तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तलाश लिखिए, तलाश, तलाश, TALASH, तलाश। इनिशिएटिव है, पहल है, योजना है। इंग्लिश में लिखना है इसको, तलाश, TALASH, तलाश। इनिशिएटिव एक पहल है, एक योजना है। अब ये क्या है इसके बारे में समझें। इसकी स्थापना या शुरुआत जुलाई 2025 में की गई। जुलाई 2025 में की गई। इसका फुल फॉर्म, हाँ, जुलाई 2025 में की गई।
अब इसमें अलग अलग अपन को एक वर्ड तोड़ तोड़ के समझना है। जैसे सबसे पहले तलाश में टी आएगा। टी मतलब होता है ट्राइवल, ट्राइवल, TRIBAL, ट्राइवल। ए मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, APTITUDE। एल मतलब लाइफ, लाइफ, लाइक, लाइफ, लाइफ, LIFE। लाइक, स्किल्स, लाइफ स्किल्स एक साथ है, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल्स। ई मतलब एंड। एस मतलब होता है सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, STEEM, स्टीम। हब, HUB, हब। एस का मतलब सेल्फ स्कीम, सेल्फ स्टीम, ESTEEM, सेल्फ स्टीम। हब, HUB, हब। एक बार फिर से देखें। तलाश, तलाश की स्थापना हुई जुलाई 2025 में। तलाश मतलब होता है ट्राइबल, एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल एक साथ है। ई मतलब एंड, एस मतलब सेल्फ स्टीम, हब मतलब जो जनजाति हैं उनकी लाइफ स्किल्स मतलब जिंदगी की उपयोग, स्किल मतलब होता है जो उनकी योग्यताएं हैं और जो उनके अंदर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। मतलब उनके पास बहुत सारे जीने के तरीके या बहुत जो नई नई क्वालिटीज़ हैं तो उनको उजागर करना। ठीक है। ये जो योजना है वो यूनिसेफ की तरफ से चलाई जा रही है। ये बात महत्वपूर्ण है, यूनिसेफ के द्वारा चलाई। यूनिसेफ मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था है, UNICEF, यूनिसेफ के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत में एक योजना चलाई गई है, तलाश। इसका उद्देश्य है आदिवासी बच्चों को शिक्षा देना, जीवन कौशल विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और कैरियर के बारे में आगे बढ़ाना। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। इसका उद्देश्य है आदिवासी बच्चों की शिक्षा प्रदान करना, जीवन कौशल, आत्मविश्वास और कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना। जनरली इसमें तलाश में से फुल फॉर्म आ जाता है या ये पूछा जाता है यूनिसेफ के द्वारा चलाई जा रही है योजना, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, फुल फॉर्म ही महत्वपूर्ण है और कब चलाई जा गई है योजना। अब ये लास्ट PSC का क्वेश्चन है कि तलाश का फुल फॉर्म बताना है। तो तलाश का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल, एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। अब इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं तो वो और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तिरंगा थाली योजना। अब ये तिरंगा थाली प्रोग्राम क्या कहलाता है इसके बारे में समझें। तिरंगा थाली मतलब कुपोषण का उन्मूलन करना। कुपोषण का उन्मूलन करना मतलब कुपोषण को दूर करना। प्रोग्राम का क्या नाम है? तिरंगा थाली प्रोग्राम। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा आपको? बताओ, कोई बताएगा तिरंगा थाली मतलब?
मील दिया जाना है, उसमें जैसे तिरंगे के 3 कलर होते हैं, वैसे ही उनके भोजन में भी जैसे हरी हरी सब्जियां दी जाना चाहिए, दालों का प्रयोग करना चाहिए, और ठीक है, दूध पनीर दही समझ ऐसे। में आ रहा है। तिरंगा का मतलब होता है सैफरॉन। सैफरॉन मतलब जो कलर केसरिया रंग होता है उसमें पल्स वगैरह देना। वाइट मतलब राइस देना। ग्रीन मतलब ग्रीन हरी सब्जियां देना। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना है, कुपोषण से मुक्ति प्रदान करना है। ठीक है, तो ये हो तिरंगा थाली योजना। रैदास सर थोड़ा आप माइक म्यूट कर लें। रैदास सर माइक म्यूट कर लें। अब आगे देखो, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 2006 में। 5 जून 2006 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये समझें। पहला तो समझ में आ रहा है महिलाओं को सशक्तिकरण करना। कौन सी? ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण करना। ठीक है, और पहला पॉइंट लिख लें, ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण करना। एम्पावरिंग ऑफ ट्राइबल विमेन। दूसरा पॉइंट लेंगे, यही योजना IFAD। IFAD मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड IFAD के सहयोग से संचालित है। IFAD के द्वारा संचालित है। यही योजना 6 जिलों में लागू हुआ है। 6 जिला हैं वो, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। 3 तो ये आसपास वाले हो गए, मतलब बैगा वाले एरिया, बैगा कोल वाले एरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। फिर शहरीय जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ साइड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। लिखिए, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना की स्थापना कब हुई? 5 जून 2006 में। इसका उद्देश्य रहता है महिलाओं को सशक्तिकरण, जो आदिवासी महिलाएं उनका सशक्तिकरण करना। फिर उसके बाद क्या है? IFAD द्वारा चलाई जा रही, मतलब इंटरनेशनल क्या फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा संचालित है। और यह 6 जिलों में ये योजना चलती है, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बहुत सारी योजना जो इनसे संबंधित है वो अपन ने कर ली। आकांक्षा योजना भी हो गई अपनी। ठीक है, सर तिरंगा थाली योजना की शुरुआत कब हुई? इसमें टाइम वो नहीं दिया मैडम कुछ भी इसके विषय में, केवल यही बस बताया कुपोषण से मुक्त करने के लिए योजना शुरू की गई। और तिरंगा थाली मतलब 3 प्रकार की थाली में रंग होना चाहिए। ये ईयर वेयर नहीं लिखा है इसमें, मतलब होगा ही नहीं या फिर नहीं पूछा जाता होगा इसीलिए दिया नहीं है। अब जनजाति के बारे में और चीज़ जो अपन पढ़ चुके हैं उसको एक बार थोड़ी और रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि जनजाति में जो चित्रकला है, ठीक है, या जो प्रमुख परंपराएं, पहले परंपरा देख लेते हैं उनकी क्या है। जैसे कि
सुपातुमा। सुपातुमा, सुपातुमा क्या है? ये बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है। सुपातुमा क्या है? बैगा जनजाति में जो है जादू करने की एक प्रचलित पद्धति है, जिसमें नाड़ी को देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्या है सुपातुमा? सुपातुमा बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है। इसका संबंध बैगा से, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आगे देखें, घोटुल। घोटुल प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। घोटुल मुख्यतः मुड़िया जनजाति का, ये बात ध्यान रखना। मुड़िया, और हमने गौड़ों में भी लिखवाया है, ये एक युवाग्रह होता है। युवाग्रह मतलब हमने बताया था शादी के पूर्व लड़के और लड़की वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, कस्टम्स और जो भी सब चीज़ें सीखते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः मुड़िया संप्रदाय मतलब जाति का है। और जो गौड़ है जो मुड़िया और गौड़ भाई भाई समझो, मतलब वो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं। पहले पीएससी का, अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी में प्रश्न आया था, और मुड़िया जनजाति किसको अपना भाई मानती है? तो इसका आंसर था गौड़, लेकिन आंसर बैगा भी था। मतलब पीएससी ने में तो दो आंसर इसके सही होते, गौड़ भी और बैगा भी। ठीक है, तो घोटुल परंपरा मुख्यतः मुड़िया का है, और बैगा आ जाए तो बैगा का भी है, लेकिन मुख्य रूप से मुड़िया का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गोतरीज। गोतरीज क्या है? गोदरेज नहीं, दा की जगह ता करना है, गोतरीज। गोतरीज क्या है? हमने बताया भी था, शायद वो लिखवाया भी था। भील जनजाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर दीवारों पर सर्प, बैल आदि का अलंकरण किया जाता है, जिसको गोतरीज कहते हैं। जैसे अपन लोग जब वो लड़की शादी होके आती है, दुल्हा मतलब वधू, तो घर में क्या करते हैं, उसके वो हाथे बात लगवाते रहे, क्या क्या करते हैं, हाथ लगाती है, फिर वो प्रवेश करती है, और शुभ लाभ आदि और जो भी लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही भीली परंपरा में, भील जनजाति में मांगलिक अवसर मतलब दीपावली हो गया, कोई मंगल के अवसर, जनरली विवाह आदि में दीवालों पर सर्प आदि के चित्र बनाना गोतरीज कहलाता है। ठीक है, फिर धारी संस्कार। धारी संस्कार क्या कहलाता है? ये सहरिया जनजाति में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद एक प्रथा है, ये धारी संस्कार किया जाता है। मतलब जैसे अपने इधर किसी की यदि मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते, तीसरे दिन उठाना होता, पूरे घर की साफ सफाई होती है, फिर उसके बाद तेरहवीं होती है। ऐसे ही सहरिया जनजाति में एक संस्कार होता है जिसको धारी कहते हैं। तो इसका संबंध सहरिया जनजाति से होता है और मृत्यु के बाद का प्रथा है। फिर आता है दापा। इसके बारे में हमने बहुत बताया। दापा क्या है बताओ नीलिमा मैडम? दापा प्रथा, बीना मैडम? दापा प्रथा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस समय नहीं ध्यान सर। रैदास सर, ज्योति मैडम, देखो उस समय भी हमने बताया था और अब भी ध्यान रखिएगा। भील जनजाति में एक दहेज प्रथा है। भील जनजाति में जो दहेज की प्रथा है, द फॉर दहेज, दा फॉर दापा, लेकिन ये भील जनजाति का है। ठीक है, तो दहेज दे के ब्याह करवाना दापा प्रथा कहलाती है। जैसे अपने लोगों में दहेज चलता है, इसको समाप्त करने के लिए एक साथीदार अभियान चलाया गया। ध्यान रखिएगा, साथीदार अभियान का संबंध दापा से है,
दापा मतलब दहेज, दहेज मतलब भील जनजाति का एक दहेज प्रथा है ये, ठीक है। थापा थापा है कि सौंपा है सर? दापा 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 दाफार दबात, दापा प्रथा। दापा। नवाखानी। भील जनजाति में दहेज प्रथा है, इसका संबंध किससे है? भील जनजाति में दहेज प्रथा का नाम दापा प्रथा है, दापा बोलते हैं, दहेज देना मतलब दापा। फिर इसके उन्मूलन के लिए एक साथीदार अभियान चलाया गया, ये महेश कुमार शर्मा के द्वारा चलाया गया है। महेश कुमार शर्मा जो है, कौन सा अभियान? साथीदार अभियान। भील जनजाति में दहेज प्रथा है, इसके इसका नाम दापा कहते हैं। हाँ, और इसके खिलाफ जो अभियान की शुरुआत हुई, मतलब इसको बंद करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया, साथीदार। ठीक है, अब आगे चलें। नवाखानी। नवाखानी, अब ये नवाखानी क्या है? नवाखानी मतलब होता है नई फसल आने पर जो त्योहार मनाते हैं। कैसा? नई फसल आती है सर, जब ये त्योहार मनाते हैं ना। नई फसल आने के लिए जो त्योहार मनाया जाता है भारिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भारिया जनजाति के द्वारा नई फसल आने के लिए जो त्योहार मनाया जाता है उसको नवाखानी कहते हैं। फिर एक सामरा प्रथा। सामरा, सामरा सामरा प्रथा क्या है? सामरा प्रथा, अब इसके बारे में समझें क्या है सामरा प्रथा। यह बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है। मृतक का मतलब मृतक संस्कार है, ये मृत्यु का संस्कार है। कि कौन सी जनजाति का? ये बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें दही के साथ, रैदास सर माइक म्यूट करें। इसमें क्या किया जाता है कि चांदी का रुपया मतलब चांदी का सिक्का में दही मिला के जो व्यक्ति मरता है उसके मुंह पर रख दिया जाता है। इसलिए रख दिया जाता कि अगले वर्ष वह व्यक्ति धनवान पैदा हो। तो इसको बोलते हैं सामरा प्रथा। तो सामरा प्रथा क्या है? सामरा प्रथा बैगा जनजाति के द्वारा मृतक संस्कार है, जिसमें मृत व्यक्ति के मुंह पर दही के साथ चांदी का सिक्का रख दिया जाता ताकि वह धनवान हो। तो सामरा का संबंध बैगा जनजाति से है। फिर अगला लिखें चिथौड़ा विवाह। चिथौड़ा विवाह। चिथौड़ा विवाह क्या है? जो कोरकू जनजाति में, कोरकू जनजाति कहां पर पाई जाती है बताइए ज्योति मैडम। कोरकू जनजाति कहां पाई जाती है? बालाघाट तरफ। छिंदवाड़ा तरफ। बालाघाट में हलवा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो कोरकू जनजाति में क्या होता है, जो दो व्यक्ति लड़की पक्ष से लड़के पक्ष की ओर भेजे जाएंगे, दो व्यक्ति जाएंगे शादी का मतलब ऑफर देने के लिए। ऑफर देने के मतलब
शादी का मध्यस्थता मतलब देखने के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। मतलब रिश्ता पक्का करने। मतलब एक रिश्ता पक्का करने के लिए एक प्रकार से मध्यस्थ रहते हैं, मतलब एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो चथोड़ा विवाह क्या कहते हैं? इस प्रकार के विवाह में कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत के हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों मध्यस्थ व्यक्ति को चथोड़ा कहते हैं। जब दो व्यक्ति लड़के वाले की ओर से लड़की वाले के घर जाके विवाह करवाते हैं और वो विवाह हो जाता है, इसको चथोड़ा विवाह कहा जाता है। तो चथोड़ा विवाह का संबंध कोरकू जनजाति से है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतने ही फैक्ट महत्वपूर्ण थे जो कि हमने लिखवाए हैं। कल इसके बारे में हम जनजाति चित्रकला और देखेंगे और उनके आभूषण वगैरह भी देखेंगे अपन कल। अब आगे चलते हैं। कल अपन सुबह क्लास लगा लें क्या? आप लोग समय दे पाएंगे सुबह? हाँ सर, लगा लीजिए। सभी लोग की सहमति है? सर सुबह का टाइम सुबह कितने बजे लगा लें? अर्ली मॉर्निंग 8, 8:15, 8:30, 9, 10, 11? कोई इशू नहीं, जब सब लोग एग्री हो जाए सर। चलिए ठीक है, हम अपने हिसाब से टाइम भेज देंगे। तो सुबह का है ना? ठीक है सर। अपन को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे क्या, एक बार पहले थ्योरीज देख लेते हैं, ठीक है। नीलिमा मैडम थोड़ा आप रिवाइज करवा दीजिए सबको, कौन कौन सी अपन ने थ्योरी पढ़ी हुई थी। मोटिवेशन की। ये सब मोटिवेशन की पहली थ्योरी पढ़ी थी मैस्लो की, जिसके 5 स्टेप्स थे। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म साक्षात्कार। उसके बाद सेकंड था एल्डर फर का ERG सिद्धांत, एक्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रुप, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद था टू फैक्टर थ्योरी, जिसे हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। इसमें हाइजीन एंड मोटिवेशन इसके फैक्टर थे। इसके बाद था मैकमीलन सिद्धांत, जिसमें मीन्स पावर, एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एप्लीकेशन, नीड फॉर अचीवमेंट। इसके बाद था एक्सरसाइज थ्योरी, जिसे डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था, जिसमें एक्स होता है नेगेटिव है और वाई जो है पॉजिटिव। इसके बाद थी जेड थ्योरी, जिसे विलियम आउची जो जापान के थे उन्होंने दी थी। फिर था थ्योरी, जिसे एडम्स के द्वारा दिया गया था। और ब्रूम का सिद्धांत, जिसे एक्सेप्टेंस सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए ठीक हो गया। और भी है ये सर। इसके बाद लीडरशिप का था। चलिए अब वो रहने दीजिए। हाँ, अब आगे देखें। कल अपन ने मैनेजर ग्रेड के बारे में, मैनेजर ग्रेड मतलब प्रशासकीय या प्रबंधकीय ग्रेड की ब्लैक एंड मॉर्टन ने एक नेतृत्व लीडरशिप की कुछ शैलियाँ बताई हैं, कुछ प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो उनको कुछ नाम से डिनोट किया है उनने। तो वो नाम क्या क्या हैं वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो इनने बताया है मैनेजर ग्रेड थ्योरी की 5 स्टाइल्स हैं, मतलब 5 प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। पहला हमने बताया हुआ था एम्पावर्ड मैनेजमेंट। एम्पावर्ड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? एम्पावर्ड मतलब निष्क्रिय प्रबंधन होता है। निष्क्रिय प्रबंधन शैली का मतलब क्या होता है? जब हमारा मैनेजमेंट सिस्टम मतलब बिजनेस में का या कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है इसका मतलब क्या होता है कि ना
लोगों की चिंता है, ना बिजनेस मतलब जो मालिक रहता है या कंपनी का जो ओनर रहता है वो ना वर्कर की चिंता करता है ना उत्पादन की चिंता करता है। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय मैनेजमेंट। 1,1 एक एक के बराबर रहता है। ठीक है। अब दूसरा है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ठीक है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्री क्लब को हिंदी में बोल सकते हैं कर्मचारी केंद्रित प्रबंधन शैली। कर्मचारी प्रबंधन केंद्रित शैली। ठीक है। अब इसमें का जो रेशियो रहता 1 और 9 रहता है। अच्छे समझते जाना 1 और 9। अब ये सब बताएं प्रश्न कैसे पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है इससे। 1 और 9 इसका मतलब 1 मतलब होता है, देखो ये कर्मचारी केंद्रित रहता है। कर्मचारी मतलब इसमें फोकस एम्प्लॉय को किया जाता है। ठीक है। तो इसमें कर्मचारी प्रमुख रहता है। ठीक है। मतलब जो 1 और 9, ध्यान रखना इसमें दो चीजें रहेंगी 1 और 9। तो एक रहेगा उसमें उत्पादन और एक रहेगा कर्मचारी। तो 9 मतलब बहुत अच्छा, कर्मचारी को बहुत फोकस किया जा रहा है, और 1 मतलब उत्पादन। तो उत्पादन इसमें निष्क्रिय रहेगा। क्यों रहेगा? कंट्री क्लब मैनेजमेंट में कर्मचारी केंद्रित होती प्रबंधन शैली। ठीक है। कैसी रहती है? कर्मचारी केंद्रित रहती। तो कर्मचारी पर ज्यादा फोकस किया जाए, मतलब जो संस्था में कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनके विषय में, मतलब उनकी जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से फोकस किया जाएगा, उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए जो इनका रेशियो रहता है वो कैसा रहता है? 1:9। अब यहाँ 1 और 9, 1 क्या है? उत्पादन। उत्पादन कम रहेगा मतलब 1 रहेगा, और कर्मचारियों की सुविधा कैसी रहेगी? 9 रहेगी। 9 मतलब बहुत अच्छी रहेगी। तो इसी को बोलते हैं कंट्री क्लब, मतलब लोगों की अधिक चिंता होती है और उत्पादन कम रहता है। समझ में आया? कंट्री क्लब मैनेजमेंट ये बहुत आता है। व्हाट इज कंट्री क्लब मैनेजमेंट? या कंट्री क्लब मैनेजमेंट में ग्रेड क्या रहता है? 11, 19, 91, 55 इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो बताइए बीना मैडम, व्हाट इज कंट्री क्लब मैनेजमेंट? Country club management where focus is on employees. 1 means production. 9 means workers. वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, मतलब वर्कर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। मतलब लोगों को अधिक चिंता की जाती है और उत्पादन की कोई चिंता नहीं की जाती। अब आगे चलते हैं। तीसरा है, पहला अपन ने देखा निष्क्रिय प्रबंधन शैली, दूसरा सौहार्दपूर्ण या कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अब तीसरा है अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। पहले इंग्लिश में लिख लें फिर हिंदी में भी लिख लें। अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, कार्य केंद्रित प्रबंधन शैली। कार्य केंद्रित प्रबंधन शैली। अब नीलिमा मैडम बताएंगी इधर अनुपात क्या रहेगा, रेशियो क्या रहेगा इसमें? सर इसमें 1:9 होना चाहिए। 1:9, 1 मतलब क्या? 1 मतलब जो वर्कर है, और 9 मीन्स फंक्शन जो भी वर्क। यहाँ पर 9:1 का रेशियो रहता है। किसका? 1:9 नहीं, 1:9 में तो कंट्री क्लब में हो जाएगा। सॉरी 9:1 सर। हाँ, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में 9,1। 9 मतलब उत्पादन की अधिकता रहेगी, मतलब प्रोडक्शन बहुत अधिक रहेगा, और जो कर्मचारी को जो फैसिलिटीज दी जाएंगी वो ना के बराबर रहेगी। मतलब उत्पादन की अधिकता रहेगी लेकिन कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं की जाएगी, लोगों की कम चिंता की जाती। तो ये 9:1 है। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट या कार्य केंद्रित प्रबंधन शैली। ठीक है। 3 शैलियां हो गई। ज्योति मैडम, पहली शैली कौन सी थी? पहली शैली सर
निष्क्रिय प्रबंधन, इसमें क्या इसका रेशियो 1:1 का रेशियो रहता है सर। इसमें ना तो लोगों की ना वर्कर की चिंता की जाती है और ना ही उत्पाद की चिंता की जाती है। दूसरा है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, इसका रेशियो होता है 1:9 का। इसमें लोगों की अधिक चिंता की जाती है और उत्पाद की चिंता नहीं की जाती है। एंड थर्ड है कार्य केंद्रित प्रबंधन शैली, इसका रेशियो है 9:1 का। इसमें उत्पादन पर ज्यादा फोकस होता है और वर्कर पर कम फोकस होता है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। मध्यम, फिर अगला है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। मिडिल ऑफ द रोड मैनेज मतलब मध्यम वर्ग प्रबंधन शैली। मध्यम वर्ग मार्ग प्रबंधन शैली। अब इसमें क्या रहता है, मध्यम मार्ग प्रबंधन शैली में इसमें दोनों को संतुलन किया जाता है। मतलब उत्पादन पर भी फोकस किया जाएगा बराबर बराबर और कर्मचारियों पर ही बराबर फोकस किया जाएगा। मतलब 5 और 5 का रेशियो रहता, 5 और 5, 5 और 5, 5:5 या 5:5। फिर अगला है टीम प्रबंधन शैली, टीम मैनेजमेंट। टीम प्रबंधन शैली, इसका जो रेशियो रहता है वो 9:9 का रहेगा। 9:9 का मतलब क्या हुआ रैदास सर? रैदास सर 9:9 का मतलब चलिए 9:9 का मतलब होता है लोगों और काम दोनों की अधिक चिंता होती है। अधिक चिंता की मतलब प्रोडक्शन पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है और कर्मचारियों की स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो 9:9। अब इसमें से बताओ पांचों में से बेस्ट शैली कौन सी है? बेस्ट कौन सी है? पांच ही मतलब टीम प्रबंधन शैली। टीम प्रबंधन दोनों का ज्यादा फोकस है। समझ में आ गया? देखो ये एक बार फिर से समझें, समझ में तो वैसे आ गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें पूछा जाता है जनरली कंट्री क्लब का क्वेश्चन आता है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट में रेशियो क्या रहता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो 19:9:1:55 और 9:9 ऐसा आता है। तो कंट्री क्लब में क्या रहेगा? 19। कंट्री क्लब मतलब कर्मचारी केंद्रित, मतलब कर्मचारियों पर अधिक फोकस किया जाता है। ठीक है, टीम मैनेजमेंट में 9:9 रहता है, मतलब दोनों पर फोकस किया जाता है। इसको फादर कौन थे? ब्लैक एंड मोर्टेन ने ये मैनेजर ग्रेड सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से अपना मैनेजमेंट का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड अभी और भी टॉपिक हैं वो और पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें अपन ने बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, फंक्शन ये सब पढ़ लिया। प्लानिंग भी पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा और लीडरशिप की थ्योरी वगैरह ये सब पढ़ ली हैं। ठीक है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आता है, कॉम्पिटिशन एक्ट भी आता है, इंडियन एक्ट कंपनी एक्ट भी आता है। मतलब एक एक दो क्वेश्चन इसके भी रहते हैं। ठीक है, तो अब अपन ये हालांकि काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के बारे में अपन और पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। इसके बारे में आप लिखते चलें और समझते चलें। देखो
जब अपन लोग पढ़ते थे तब कंपनी एक्ट कौन सा लगता था? रैदास सर बताएं। 1950 रैदास सर तब तक सो गए हैं। हाँ ज्योति मैडम, कौन सा एक्ट था कंपनी? 1956 1956। हो 1956 लगता था, ठीक है। जो अब वर्तमान में कंपनी एक्ट 2013 लगता है, ठीक है। जो कंपनी एक्ट 1956 में लागू हुआ था वो भाभा कमेटी के अनुसार लागू हुआ था। मतलब भाभा कमेटी की अनुशंसा पर कंपनी एक्ट 1956 बनाया गया। फिर उसके बाद 2019 में कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, मतलब थोड़ी बहुत परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो अपनी दो चीज़ें हो गई। पहला कंपनी एक्ट कब बना? 1956 में। कौन सी कमेटी ने बनवाया? भाभा कमेटी की अनुशंसा पर बना। 2019 में क्या हुआ? इसमें वो हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ और 2013 में अपना नया कंपनी एक्ट लागू हुआ। अब पुराना और नया में क्या अंतर था? पुराना दो पार्ट कर लेना, एक्ट कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013। सबसे पहले पार्ट, भाग, पहला पॉइंट डालें भाग। जो 1956 था उसमें 13 भागों में पूरा एक्ट बटा हुआ था, 13 भागों में पूरा एक्ट था। और जो 2013 है उसमें कोई भी पार्ट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। मतलब कोई पार्ट नहीं, पूरा का पूरा एक कंपनी है कि इकट्ठा बना दिया, कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। अब अगला देखो, फिर है चैप्टर। चैप्टर कितने चैप्टर थे कंपनी एक्ट 1956 में? 26 चैप्टर थे। पार्ट, लेसन्स कहना चाहिए। कुल 26 चैप्टर थे और अपना 2013 में 29 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर सेक्शन मतलब धाराएं। धारा जो हैं 1956 में 658 धाराएं थी, लेकिन 2013 में 470 धाराएं हो गई, 470। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूची। 1956 में 15 शेड्यूल थे और 2013 में 7 शेड्यूल हैं केवल। अब समझें। तो 2013 को मेन फोकस करना है अपन को। एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। पूछा जाता है कितनी धाराएं हैं कंपनी एक्ट 2013 में, तो कितनी धाराएं हैं? 470, ठीक है। और शेड्यूल कितने हैं, अनुसूची कितनी है? 7, ठीक है। अब पिछली बार पीएससी का जो अपना एपी में पेपर आया था, इसके हालांकि एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आता है, तो अपन को ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जनरली जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं अपन। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि दायित्व के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। दायित्व के आधार पर कंपनियां 2, 3, 4 ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर अपन कंपनी के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो लिखें दायित्व के आधार पर, ऊपर हेडिंग डालें कंपनियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ कंपनीज। दायित्व के आधार पर कंपनी 4 प्रकार की होती हैं। पहला, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। 4 नहीं, सॉरी 3 प्रकार की।
दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, तो दायित्व के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था MPPSC से। क्यों हो गया था? कहीं कहीं 4 लिखा है और कहीं कहीं 3 लिखा है, तो आंसर 3 भी सही था, 4 भी सही था, तो अल्टीमेटली इन्होंने डिलीट कर दिया था, सबको बराबर नंबर दिया था इसमें। तो दायित्व के आधार पर कितनी कंपनियां होती? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, अब आता है सदस्यों के आधार पर कंपनियां। सदस्यों के आधार पर कंपनियां भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी ही बोलेंगे, सार्वजनिक कंपनी नहीं वो अलग हो जाती है। पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी दोनों अलग अलग हैं। पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक की अंशदारी, हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, मतलब 50% से अधिक होती है, तो उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। जन कंपनी हिंदी में बोलते हैं। दूसरी होती निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी। और तीसरी होती OPC। OPC का मतलब क्या होता है बीना मैडम? OPC कंपनी 1 पर्सन कंपनी, मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति रहता है। ये हो गया सदस्यों के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। फिर आता है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर लिखें, पहली कंपनी है होल्डिंग, मतलब सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी। दूसरा है सब्सिडियरी कंपनी, सहायक कंपनी। तीसरा है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम कंपनी। संयुक्त उपक्रम कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। फिर आगे लिस्टिंग के आधार पर कंपनी। लिस्टिंग मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जो ऐसी कंपनी, सूचीयन कंपनी, सूचीयन कंपनी। सूचीयन के आधार पर या लिस्टिंग के आधार पर कंपनी 2 होती हैं, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। अब अदर कंपनी, अन्य कंपनी। पहला है सरकारी कंपनी। सर हाँ, किसके आधार पर?
किसके आधार पर? अन्य आधार पर, अन्य आधार पर, अन्य आधार मतलब इसके अलावा जो भी और कंपनी आएंगी वो अन्य आधार पर आएंगी। पहला है सरकारी या सार्वजनिक कंपनी, दूसरा है विदेशी कंपनी, तीसरा है लघु कंपनी, चौथा है सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 में आती हैं। सेक्शन 8 में कौन सी कंपनियां आती हैं? जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर क्या बोलेंगे हिंदी में, नॉन मतलब गैर लाभकारी संस्थाएं, एनपीओ, मतलब सेक्शन 8 में आएंगी। अब एक एक कंपनी के बारे में समझते हैं अपन, ठीक है? जहां जरूरत हो वहां पर लिखते जाना आप। सबसे पहले दायित्व के आधार पर देखें कंपनी। दायित्व के आधार पर कंपनियां जो रहती हैं वो 3 प्रकार की रहती हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। अंशों द्वारा सीमित कंपनी किसे कहते हैं? मतलब जिनका जो कंपनी अंशों के द्वारा सीमित, मतलब अंश निर्गमित करके वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो उसके आधार पर जो कंपनियां रहती हैं तो उनको अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है, ठीक है? लिमिटेड कंपनी, अब आगे चलते, दूसरी है लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी वाली कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी किसे कहते हैं? इन कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होती, ध्यान रखना। क्या बोला? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के पॉइंट्स लिख लें। इन कंपनी की कोई शेयर कैपिटल नहीं होती है, पहला पॉइंट। अब जब शेयर कैपिटल नहीं रहते तो कंपनी कैसे बनती होगी, ये भी एक प्रश्न है, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं कि समापन के समय, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एक निश्चित राशि देने की गारंटी देते हैं। समापन के समय मतलब वाइंड अप के समय, क्लोजिंग के समय एक निश्चित राशि देने की गारंटी देते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट, सामान्यतः ये एनपीओ, नॉन प्रॉफिट और नहीं, मतलब गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लाभकारी संस्थाएं नहीं उनको लिए पूंजी की आवश्यकता रहेगी, और पूंजी की शुरुआत तो यहाँ होती नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, केवल समापन के समय एक निश्चित राशि देने की गारंटी देते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मतलब केवल नाम कमाने के लिए बस होता है। एनपी मतलब जैसे कोई भी सरकारी संस्था समझ लें, जो एनजीओज वगैरह जो फ्री में चलाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, ऐसी कंपनियां लिमिटेड बाय गारंटी रहती हैं, ठीक है? अब अगली आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, उसको अनलिमिटेड बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सदस्यों के आधार पर। सदस्यों के आधार पर पहली कंपनी है पब्लिक कंपनी। कौन सी है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी की जो इसके बारे में थोड़ा हमें ज़्यादा समझना है, समझ लें पहले। यहाँ पर इसको हम कल लिखवा देंगे। इसमें एटलीस्ट 7 पब्लिक कंपनी, मतलब एक प्रकार से अपन जैसे पब्लिक का शेयर ज़्यादा रहता है उस कंपनी को बोलते हैं। ये एक प्रकार से, शायद ज्योति मैडम ने बोला था, ये सार्वजनिक कंपनी कहलाती है, ठीक है?
तो सार्वजनिक कंपनी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पब्लिक का शेयर ज़्यादा रहता है। इसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं और डायरेक्टर की संख्या 1 होती है। इसको हम कल विस्तृत रूप से आप लोग को बताएंगे, कुछ और ही पॉइंट्स इसमें लिखना है, ठीक है। तो कल अपन सुबह क्लास का टाइमिंग अभी हम आपको सेंड कर देंगे कितने बजे क्लास रहेगी, तो उस हिसाब से तैयार रहें, ठीक है। 8 बजे लगा लें क्या? ठीक है सर। सभी लोग की सहमति है? ठीक है सर। ठीक है, 8 बजे कल क्लास लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।